दोस्तों आइए आज जानकारी लेते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो इकोनॉमी में बैकबोन समझा जाता है। क्योंकि आपको चाहे बिजनेस करना हो या कोई भी काम करना हो, उसको करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कैपिटल की, और वो आपको मिलता है बैंक से। तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम जिस कंट्री का जितना स्ट्रांग होगा वो कंट्री उतनी ही सक्षम या स्ट्रांग मानी जाएगी, या जिस कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो जितना कमजोर माना जाता है उसमें ग्रोथ भी उतनी ही कम देखी जाती है। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस इस बात से ही समझी जा सकती है कि आप किसी भी चीज की जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और ये पैसा आपको मिलता है बैंक से। तो अगर बैंकिंग सिस्टम जितना ज्यादा मजबूत होगा, हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो भी उतने ज्यादा मजबूत होंगे, और जो बिजनेस करने के लिए कैपिटल मिलेगा वो भी आसानी से मिल सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स को इंपैक्ट करते हैं, और आप इन इंपैक्ट को देखकर बैंकिंग सेक्टर्स में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो बैंकिंग सेक्टर को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं दोस्तों, और वो होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। अब ये कासा रेशो क्या होता है? ये होता है बैंक का डिपॉजिट जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में होता है। अब ये किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को इंपैक्ट कर सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कासा रेशो, जैसा कि हमने जाना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो होता है, यानी कि ये वो डिपॉजिट होता है जो बैंकों को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में मिलता है, जिस डिपॉजिट के बदले में बैंकों को बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं करंट अकाउंट में तो बैंक इंटरेस्ट पे ही नहीं करते, तो जो इंटरेस्ट बैंक पे करते हैं सेविंग अकाउंट के लिए वो अक्सर 4 या 6% का होता है सालाना, जो कि एक कॉस्ट फंडिंग का सोर्स माना जा सकता है। हम मान लेते हैं दोस्तों बैंक के कासा रेशोस बहुत हाई हैं, और इसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट बैंक को पे करना है अपने कस्टमर्स को वो बहुत कम करना है। तो इसका मतलब हुआ कि बैंक के पास ये जो पैसा है बहुत कम कॉस्ट पर बैंक को मिला है, और अगर बैंक इस पैसे को लैंड करे तो उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट इस पैसे पर मिल सकता है। तो बैंकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब जब बैंकों का कासा रेशो बढ़ता है, ये अच्छा माना जाता है उस सेक्टर्स के लिए या किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए जिस बैंक का कासा रेशो बढ़ रहा है। और अगर कासा रेशो गिर रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है कि बैंकों का जो चीफ सोर्स ऑफ फंडिंग है वो भी घट रहा है, जिससे कि उसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स होंगे वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे, जो डायरेक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट डालेंगे। और लो कासा रेशो इस बात को बताने का काम करता है कि जो बैंक का प्रॉफिट है वो कम रह सकता है, और हाई कासा रेशो ये बताने का काम करता है कि बैंक का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो सकता है। दोस्तों दूसरा फैक्टर है NIMs यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। दोस्तों जो बैंक्स पैसा उधार देते हैं और उसके बदले में जो उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है, इसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंक का बढ़ेगा, इसका मतलब है कि बैंक की जो ग्रोथ है सही डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर आप किसी ऐसे शेयर्स को खरीदने का सोच रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में जिसके NIMs पिछले क्वार्टर में या पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं, तो ये आपका डिसीजन बहुत सही होगा उस शेयर को खरीदने के लिए। और आप देखेंगे जिस शेयर के NIMs घट रहे हैं, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आने वाले दिनों में काफी घट सकता है। तीसरा फैक्टर है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के लिए वो होती हैं जब बैंक किसी को लोन दे और वो लोन वापस नहीं आ पाता है। यदि दोस्तों बैंक लोन देता है और उसकी रिकवरी 3 महीने तक नहीं कर पाता है तो उसे हम NPA के नाम से जानते हैं। अब अगर किसी बैंक के NPAs बढ़ रहे हैं तो ये इस बात को बताते हैं कि बैंक को बहुत लॉस हुआ है उसके कैपिटल पे। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के NPAs बढ़ना बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि जब लोन दिए जाते हैं और वो वापस नहीं आते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी की क्राइसिस हो जाती है,
जिससे बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्म करना या बेहतर परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो बैंक अच्छा परफॉर्म केवल तब करेंगे जब बैंकों के पास पैसा होगा, और ये पैसा जो बैंक ने लोन के रूप में दिया है ये बैंक को टाइमली वापस भी मिलेगा, क्योंकि बैंक अक्सर नया लोन तभी दे पाएंगे जब या तो बैंक के पास डिपॉजिट बढ़े, या फिर नया बैंक लोन तब दे पाएंगे जब लोन दिए हुए बैंक के पास वापस आए। तो जिस भी बैंक के एनपीएस बढ़ जाते हैं तो वो बैलेंस शीट पे बैंक के लिए बहुत मुश्किल खड़े करते हैं। तो अगर आपके बैंकिंग शेयर्स के एनपीए बढ़ रहे हैं तो आपके बैंकिंग शेयर्स के लिए आने वाले दिन काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं। दोस्तों, अगला फैक्टर है जो मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को इंपैक्ट करता है वो है मॉनसून। अब आप सोचेंगे कि मॉनसून भी किसी तरह से बैंकिंग सेक्टर को क्या इंपैक्ट कर सकता है, तो हम वजह बताते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो किसान होते हैं वो अपनी खेती के लिए बैंक से अक्सर लोन लेते हैं, और जब मॉनसून कम होने की वजह से उनकी खेती अच्छी नहीं हो पाती है तो वो अक्सर लोन को रीपे करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे बैंक के एनपीएस बढ़ जाते हैं। और बैंक के एनपीएस बढ़ने का बैंकों पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। आपने देखा है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे किसान ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं और कुछ किसान ऐसा जानबूझकर भी करते हैं। तो अगर मॉनसून बेहतर है तो ये बैंकिंग सेक्टर को बूस्टअप करेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान डिफॉल्ट नहीं करेंगे और जो बैंकों से किसानों ने कर्जा लिया है वो बैंक को लौटाने में समर्थ होंगे, जिससे कि बैंक के एनपीएस नहीं बढ़ेंगे और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब जब बेहतर मॉनसून आएगा तब तब बैंकिंग सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, और जब जब मॉनसून कम होगा तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा। आइए दोस्तों, अब समअप करते हैं इस वीडियो का। हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम करता है और किस तरह से बैंकिंग के जो फैक्टर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर को ड्राइव करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, हमने देखा कि अगर कासा रेशो बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, और अगर कासा रेशो गिरेगा तो बैंकिंग सेक्टर के लिए वो नेगेटिव होगा। हमने देखा कि बैंक के जो एनआईएम्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं, वो बढ़ेंगे तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और ये बैंकिंग के लिए अच्छा होगा, और अगर एनआईएम्स डाउन होंगे तो ये बैंकिंग के लिए नेगेटिव होगा। हमने देखा दोस्तों कि जब जब एनपीएस बढ़ते हैं बैंक्स के तो ये बैंकों के लिए नेगेटिव होता है, जो कि लिक्विडिटी क्राइसिस लाता है बैंकों के लिए, और जब जब एनपीएस घटते हैं यानी कि कम होते हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव माना जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से बेहतर मॉनसून बैंकिंग सेक्टर को मोटिवेट करता है और बैंकिंग सेक्टर को पॉजिटिव इंपैक्ट करता है, और जब मानसून बुरा होता है तो उससे डिफॉल्ट्स बढ़ जाते हैं बहुत सारे फार्मर्स के, जिससे कि बैंक के एनपीएस बढ़ते हैं और जो बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। आज का हमारा विषय है इलेक्शन 2019। 2019 इलेक्शन बहुत करीब है। आने वाले दिनों में लोकसभा का 2019 का इलेक्शन आने वाला है, और आज हम जानेंगे कि 2019 में होने वाला इलेक्शन हमारे मार्केट को किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में। इलेक्शन क्यों जरूरी है हमारी कंट्री में, तो आइए छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह इलेक्शन हमारी जो मार्केट होती है उसको इफेक्ट करते हैं और इलेक्शंस की हमें जरूरत क्यों होती है। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं एक बेहतर कंपनी को चलाने के लिए एक बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से एक कंट्री को चलाने के लिए भी इलेक्शंस की जरूरत होती है। दोस्तों, जब भी कोई गवर्नमेंट पूरी मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो मजबूत गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि वो अपने फैसले अपने तरीके से ले सकती है। और अगर कोई पार्टी कोलाइजन गवर्नमेंट के साथ यानी कि गठबंधन सरकार के साथ आती है तो वो कमजोर मानी जाती है, क्योंकि उसके जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो काफी हद तक अफेक्टेड होते हैं छोटी और बड़ी पार्टियों को द्वारा। क्योंकि ये जो कोलाइजन गवर्नमेंट है ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, क्योंकि ये उतनी मजबूत पार्टी नहीं मानी जाएगी जितनी कि वो पार्टी जो पूर्ण बहुमत से चुनी हुई है। अब देखते हैं कि किस तरह से 2019 के जो इलेक्शन हैं वो हमारे मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों हम दो सिनेरियो में चर्चा करेंगे। पहला सिनेरियो होगा कि अगर कोई भी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ आती है और दूसरी सरकार जो गठबंधन के साथ आती है। तो क्या होगा जब कोई भी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी? जैसा कि हमने देखा था 2014 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट पूरे मेजॉरिटी के साथ आई थी, जो कि बहुत मजबूत सरकार मानी गई। और हमने देखा कि 2014 में जहां पर हमारा इंडेक्स था, अगले 4-5 सालों में वो वहां से डबल हो गया।